नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुशील बहुगुणा। सरकार ने करीब 1 करोड़ लोगों के लिए अपनी ओर से खुशखबरी का ऐलान किया है। ये अलग बात है कि इनमें से कई अब भी नाखुशी दिख रहे हैं। ये 1 करोड़ लोग हैं, 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 53 लाख रिटायर हो चुके कर्मचारी। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सबकी तनख्वाह और पेंशन बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी ने विचार किया और वेतन आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया। नए फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी का मूल वेतन अब 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया है। सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके समकक्षों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए हो गया है। नई सिफारिशों को लागू करने के बाद वेतन में न्यूनतम 14.3% से अधिकतम 23% तक का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नया वेतनमान तय करने के लिए 7वें वेतन आयोग ने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर एक अध्ययन किया था और निजी क्षेत्र के साथ तनख्वाहों की तुलना मिलान भी किया। इसके बाद वेतन और पेंशन दोनों ही मामलों में 2.57 के हिसाब से बेसिक इंडेक्सिंग की गई। एक तरह से रैशनलाइज किया गया तनख्वाहों को और तनख्वाह को 2.57 गुना बढ़ाया गया। सबसे कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी क्षेत्र में जो हेल्पर हैं उनको निजी क्षेत्र के मुकाबले 2.57 गुना तनख्वाह को बढ़ाया गया, ताकि हेल्पर जो सबसे पहले पायदान पर आता है उसके जिंदगी जीने का खर्च और उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग उसको उसमें समायोजित किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। According to the study, the total emoluments of a general helper, who is the lowest ranked employee in the government, is rupees 22,579. More than 2 times the emoluments of a general helper in the private sector. Organizations surveyed at rupees 8,000 to 9,500. That the minimum pay in the government recommended at 18,000 per month with effect from 1/1/2016 is fair and reasonable, and one which, along with other allowances and facilities, would ensure a decent standard of living for the lowest ranked employee in the central government. नई सिफारिशों पर अमल के बाद तनख्वाह बढ़ने के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सेना में एक नए सिपाही की मूल तनख्वाह मौजूदा 8,460 से बढ़कर 21,700 रुपए प्रति माह हो जाएगी, जबकि एक नए IAS अधिकारी की मूल तनख्वाह 23,000 से बढ़कर 56,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी। सरकार के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद देश के खजाने पर सालाना 1,02,100 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जो GDP का करीब 0.7% है। इसमें वेतन बढ़ोतरी पर 39,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, भत्तों पर 29,300 करोड़ और पेंशन पर 33,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2016 से यानी इसी साल 1 जनवरी से लागू होगा और बकाया भी इसी साल किश्तों में दे दिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिफारिशें लागू होने के बावजूद कई शिकायतें हो सकती हैं, जिन पर विचार के लिए 2-3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सरकार ने 52 तरह के भत्तों को खत्म कर दिया है और 36 भत्तों को आपस में मिला दिया है। पहला ग्रुप नए भत्तों को अंतिम रूप देने का काम करेगा और जब तक ये नहीं होता मौजूदा भत्तों की ही व्यवस्था चलेगी। दूसरा ग्रुप नए फैसले में अनियमितताओं की शिकायतें सुनेगा, क्योंकि हर काडर की कोई ना कोई शिकायत रही जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई सिफारिशों से सेनाओं और केंद्रीय पुलिस बलों के बीच बनी आ रही पैरिटी यानी बराबरी कुछ गड़बड़ हो रही थी और इस सिफारिश को बदलते हुए सरकार ने सेनाओं की रैंक में कुछ अतिरिक्त दिया है। इसके बाद भी जो शिकायतें आएंगी उनकी सुनवाई के लिए एक कमेटी बनेगी। किसकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, इसके अलावा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की लिमिट भी बढ़ गई है। इसे 10 लाख से बढ़ाकर अधिकतम 20 लाख कर दिया गया है। तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार ने ये सब ऐलान किए हैं, लेकिन इनसे भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी दूर नहीं हुई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वो 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाएगा। उसका कहना है कि उसके साथ 32 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी यूनियन भी इस हड़ताल पर जाएंगी। हमारा सबसे बड़ा विरोध यही है कि 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो अभी तक जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उन सबकी सिफारिशों में सबसे ख़राब वेतन आयोग है। और इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें मिनिमम वेज का जो निर्धारण है उनमें डॉक्टर आर्कराइट कमेटी के फार्मूले को JCM के कहने पर स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसके इनपुट्स को नहीं माना गया। उसकी वजह से
इन्होंने 18,000 रुपये मिनिमम वेतन करने की बात की, क्योंकि 26,000 रुपये होना चाहिए था। तो अभी सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मिनिमम वेज का नहीं बढ़ाना है, वो सबसे बड़ी इसकी खराबी है। और शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं इस पैनल में। इसके अलावा हमारे साथ हैं एम.के. वेणु, संस्थापक संपादक द वायर, शुभमय भट्टाचार्य, कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड, अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव आईएएस अधिकारी। लेकिन सबसे पहले हमने बात की 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार माथुर से, जो हमसे कुछ देर पहले जिन्होंने इस पूरे मसले पर बात की। और मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि आखिर क्या चुनौतियां उनके सामने रहीं इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि क्या बेसिस बनाया जाए तय करने के लिए। तो हमने बेसिस बनाया एक्रोइड फार्मूला। एक्रोइड फार्मूला के हिसाब से ये होता है कि हर एक आदमी को कंफर्टेबल लिविंग के लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो उसके बेसिस पे, एक्रोइड फार्मूला के बेसिस पे जो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थी, उन प्राइसेस को सब कुछ जो है देखा गया और सबका लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला से वो प्राइसेस को जो है वहाँ से ली गई और उसके बेसिस पे एक अमाउंट अराइव हुआ कि भाई ये इतनी चीज़ें हर एक को, एक फैमिली को जिसमें 2 मियाँ बीबी और एक बच्चा, तो ये और 2 बच्चे, तो मतलब डेढ़ 3.5 आदमी को खाने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए और कितनी कैलोरीज की किस भाव से कितना मिल सकता है, वो बेसिस बना के हमने ये फार्मूला बनाया और उसके लेबर ब्यूरो से सारे प्राइसेस रेट लिए और उन प्राइसेस के बेसिस पे ये अमाउंट अराइव हुआ कि 18,000 रुपया तक आदमी के लिए मिनिमम ज़रूरी है। 18,000 बेसिक बनाया हमने, उसके आगे फिर जो है प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ाते गए 2.57, 2.67, 2.70, 2.78, इस तरह प्रोपोर्शनेटली आगे बढ़ते गए। ये बेसिस पे बनाया गया ताकि उसके हिसाब से हमने एक स्टडी भी कंडक्ट करवाई गई थी एम्स अहमदाबाद से। उनसे भी पूछा था कि मार्केट में क्या रेट चल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रही हैं, उन सबको सामने रख के एक इस फॉर्मूले के हिसाब से ये अमाउंट हमने अराइव किया था और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सारे जो है बढ़ाते हाईएस्ट हम ले गए या कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, उसके लिए 2,50,000 सजेस्ट किया। और जस्टिस माथुर से दूसरा सवाल मेरा ये था कि इस सिफारिश के लागू होने के बाद भी लाखों कर्मचारियों में नाराज़गी है। आखिर क्या पैरिटी को नहीं देखा गया है? क्या नाराज़गी की वजह है? क्या आपने जो सिफारिशें की हैं इस समय की, उनको किस आधार पर आपने तय किया है? क्योंकि जो सिफारिशें हैं उससे कर्मचारी कह रहे हैं कि पैरिटी भी नहीं हुई है और जितना उनको चाहिए था, जितना वो डिमांड कर रहे थे, और पुराने वेतन आयोग में इससे ज़्यादा अभी तक दिया जा रहा था, इस बार सबसे कम क्यों दिया गया? बात ये कि जहाँ तक पहले पे कमीशन, 6th पे कमीशन के टाइम में आपको ध्यान होगा कि मार्केट बहुत अच्छा था, इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़िया थी। अभी इतनी इकोनॉमी की कंडीशन है नहीं और 6th पे कमीशन की हिसाब से बढ़ने से बढ़ा दिया जाए और 26,000 दे दिया जाए, तो आप सोचिए कि भारत सरकार पे जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, साथ साथ कितना बोझा बढ़ेगा और कितना प्राइस टैक्सेस हम अपने को देने पड़ेंगे उसको मेकअप करने के लिए। इसलिए हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर ये भी था कि भारत सरकार ने ख़ास तौर से बात मेंशन की थी कि भाई हमारी फिस्कल कंडीशन को देखते हुए भी आप अपने रिकमेंडेशन भेजिएगा। हम अगर आज 26,000 भेज देते और तो सरकार के पास चारा बना कर देती कि हम नहीं दे सकते, तो फिर उसमें क्या होगा? फिर वहाँ स्थिति वो की वो बनी रहेगी। आज अगर सरकार के पास में अच्छा पैसा देने को है तो सरकार बढ़ा के देते पैसा। हमने तो सोचा 18,000 रुपया जो भारत एक प्रोपोर्शनेटली सबके लिए ठीक रहेगा, बेसिक 18,000 कर दिया। उसके प्रोपोर्शन से आगे बढ़ाते हमने जो है हाईएस्ट पे स्केल बढ़ा के 2,50,000 कर दी कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए। ये हमारा नज़रिया था और उसमें हम सबको खुश करने के लिए तो बैठे नहीं थे भाई, हम तो सबको ये देखने को बैठे थे कि प्रोपोर्शनेट ऐसा होना चाहिए, सरकार दे भी सके और ऐसा बर्डन भी न हो जाए कि सरकार न दे सके।
तो जो 6 पे कमीशन में तो रनवे दे दिया और सरकार ने 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन में और बढ़ोतरी कर दी कि उनके पास पैसा था उस वक्त। आज अगर सरकार के पास पैसा है तो 18 से 26 कर दे सरकार। हमने तो 18,000 को प्रिंसिपल बना के दिया है, इसे बेसिक साइंटिफिक बेसिस बना के बढ़ाए हैं हमने। अब कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मार्केट में आज आटा 3.5 मिलता हो तो 6 रुपये कर दें उसको। तो हमने तो जो बराबर जो रेट्स अवेलेबल थी मार्केट के अंदर उसके बेसिस पे तय किया भाई। और तीसरा सवाल था वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ। कई सारे भत्ते खत्म कर दिए गए हैं, कई सारे भत्ते आपस में मिला दिए गए हैं। इसके लिए क्या आधार चुना गया, किस आधार पर भत्तों को मिलाया गया या खत्म किया गया? वो ऐसा था, कुछ एक भत्ते तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, भत्ते ख़त्म ही हो गए थे, बेकार इरेलेवेंट हो गए थे। अब साइकिल अलाउंस कह दीजिएगा या कोई छोटे मोटे के आर्मी के अंदर और भी कई तरह के अलाउंसेस थे और एक 2 रुपये में जो मिल रहे थे 58-50 पैसा ये अलाउंसेस थे। उन सबको हमने कईयों को मर्ज कर दिए हैं ताकि वो अलाउंसेस थोड़े ऐसे लगें कि कुछ पे मिले। अब 1 रुपया 2 रुपया ये कोई अलाउंसेस थे तो उन कई छोटे छोटे अलाउंसेस कईयों को मर्ज कर दिया, कईयों को जो है बेकार थे उनको काट दिया। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने बताया कि क्या वजहें रहीं जिनके आधार पर उन्होंने अपनी सिफारिशों को तैयार किया। हमारे साथ पैनल है। सबसे पहले सवाल मिश्रा जी आपसे ही। आपने इन सिफारिशों के आने के तुरंत बाद ये कहा कि आप नाराज़ हैं और हड़ताल पर जाने वाले हैं 11 तारीख से। क्या मुख्य नाराज़गी है आपकी इस सिफारिश से, क्योंकि अब तो सरकार का ये भी कहना है कि निजी क्षेत्र के मुकाबले कहीं बेहतर पैकेज अब सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है? देखिए, ये 19 नवंबर 2015 की रात में अंधेरे में ये रिपोर्ट जो है वो जस्टिस माथुर साहब ने जो है वो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी को सौंपे थे। हमेशा दिन के उजाले में रिपोर्ट दी जाती रही तो कुछ उसके अंदर ठीक ठाक मामला रहता था। अब की बार अंधेरे में रिपोर्ट दी गई और 20 तारीख को ही मैं जस्टिस माथुर से मिला था। उनको कहा कि आपने रिपोर्ट दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपकी रिपोर्ट से कोई संतुष्ट होगा नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं होगा? उसका कारण, हम चूँकि स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी हैं नेशनल काउंसिल JCM के, तो हमारा रेगुलर इंटरेक्शन रहा है पे कमीशन से और संभव हमको बहुत निराशा हुई क्योंकि जिस समय निगोशिएशंस हो रहे थे उस समय ऐसा लगता था कि इतना जुल्म, इतनी जाति जो है वो ये पे कमीशन की रिपोर्ट हम लोग साल नहीं करेगी। ये सही है कि हम ही लोगों ने सुझाया था कि भाई वन ऑफ द पे डिटर्मिनेशन का जो सिद्धांत है वो डॉक्टर आर्कराइट कमेटी का फार्मूला है, उसको मान लिया जाए। जस्टिस साहब ने मान लिया। अगर जस्टिस साहब ने मान लिया तो डॉक्टर आर्कराइट कमेटी के फार्मूले में फिर जो दूसरी चीज़ें थी उनको मानना चाहिए था। अभी उन्होंने बताया कि हमने तमाम जो भाव हैं बाज़ार से वो लेने का काम किया, शिमला ब्यूरो के इंडेक्स लेने का काम किया। वो बातें सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हमने भी सारे हिंदुस्तान से भाव लेकर के उनको देने का काम किया था। उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा लगता है तो हमने कहा जहाँ कम हो जाए वहाँ से ले लो। लेकिन ये तो संभव नहीं कि बाज़ार में 200 रुपये में दाल बिकती हो और आप कहें नहीं 92 रुपीज़ में मिलती है। बाज़ार में जो है वो प्याज 62 रुपये में हो और आप कहें नहीं 35 रुपये में है। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि वो है। फिर हम लोगों ने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जो है वो दाम आते हैं, आप वो ले लीजिए, कोई सरकारी एजेंसी से दाम ले लीजिए। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो अपने पे कमीशंस के लिए जो है वो एक इंडेक्स बनाया, उसको ले लीजिए। तो उस समय हमको बड़ा अफसोस है। हमको ये भी कहा गया कि 20,000 से कम तो बनता नहीं है, 2.86 से कम तो होगा नहीं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी शॉक है। मुझे कहना ये है कि किन्हीं भी दबावों में आकर के जो है वो लेटर ऑन जो है वो जस्टिस साहब ने अपनी रिपोर्ट को जो है वो चेंज करने का काम किया। जी मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि चेंज करने का काम किया। आप कोई भी वेतन आयोग की रिपोर्ट देख लें, कभी भी खुश नहीं हुई है मजदूर यूनियन। छठे वेतन आयोग के बाद भी हड़ताल का और इस तरह की नाराज़गी जताई गई। तो ये तो लगता है कि कुछ भी रिपोर्ट आती तो नाराज़गी होनी थी। ऐसा नहीं है कि 100% नाराज़गी रही हो। इस पे कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बस रिपोर्ट हम लोगों ने कहा शुरू से, और इसलिए कहा कि आप
ये देख लीजिए कि ठीक है, पिछली बार जस्टिस श्री कृष्णा ने जो है 52% देने का काम किया। हम मानते हैं कि कोई कह सकता है कि ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी 40% हुआ और हर बार गवर्नमेंट से निगोशिएशन हुए हैं, तो उनमें हर बार सरकार ने जो है वो कुछ न कुछ जो है बढ़ा करके देने का काम किया। और कर्मचारियों ने हमेशा जो है वो ऐसा नहीं है, हमेशा जो है वो सपोर्ट करने का काम किया। सवाल इस बात का है कि आज जो परिस्थितियां हैं, इन्फ्लेशन की परिस्थिति है, अगर सरकारी कर्मचारी को निजी कर्मचारी से तुलना करके एक ये कह दिया जाए कि निजी क्षेत्र में लोगों को कम पैसा मिलता है इसलिए सरकारी कर्मचारियों को मिले, तो अगर सरकार जो हमारी मॉडल एम्प्लॉयर है वही जो है वो शोषण की आधारशिला पर काम करेगी तो फिर होने वाला क्या है। जी, आपका कहना है कि सरकार शोषण की आधारशिला पर काम कर रही है। इस बार सरकार ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। हमारे साथ अजय दुआ जी भी हैं, आप वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, पूर्व वाणिज्य सचिव रहे हैं और पैसे से जुड़ी चीज़ों को बेहतर समझते भी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने किया वो अन्याय किया या जो सरकार ने किया वो उतना ही कर सकती थी? मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्याय किया, कारण कुछ आधार था। पे कमीशन एक्सपर्ट्स लोगों की बनाई गई वेतन आयोग, उन्होंने जो सिफारिश की सरकार ने 7 महीने के अंदर मान ली और उसको आज अपना मोहर लगा दिया कि हम 1 जनवरी से देंगे। पर जो अपेक्षा थी कर्मचारियों की वो इससे काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे अभी बताया गया मिश्रा जी ने। और उसके 2 कारण मेरे मन में। एक, पिछले वेतन आयोगों ने ज़्यादा सिफारिश किया, इससे ज़्यादा अब 14.57 जी 29 का दिया। पहले जैसे कहा गया 20% दिया गया था। 5th में कर्मचारियों ने, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड कर रहा हूँ, धमकी दी, सरकार ने 20 के 40% कर दिए। पिछले बारी अभी जो आपने बताया गया 52% किए थे, सरकार ने शायद बढ़ाया नहीं, पर 52% अपने आप ही काफ़ी था। अब सबको, कर्मचारियों को लगता था कि ये 14.5 या 14.29 से लेके जो आगे कितना 26% तक किया गया ना जी, रेंज जो है अभी जो है वो 14.29%। नहीं, वो तो बेसिक वाला का न्यूनतम के लिए जो आगे किया गया है कि सरकार इससे ज़्यादा, पहले अगर 20 से 40 जा सकती है तो यहाँ 14 से कुछ 30-40 जरूर जाएगी। सरकार ने वो ना करते हुए कहा जो वेतन आयोग ने सिफारिश की है हम उसको तस मान लिया, उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज उसको मान लिया जी। चाहे निर्णय एकदम लिया। पिछली बार 18-19 महीने लगे थे निर्णय लेने में, इस बार 7 महीने में ले लिया। अब मेरा ये कहना है कि सरकार के सामने जो फिजिकल डेफिसिट कहते हैं और जिसके बारे में चेयरमैन साहब ने, माथुर जी ने अभी जिक्र भी किया था कि हमारे सामने एक कंस्ट्रेंट था कि सरकार ने कहा कि आप ज़्यादा सिफारिश सरकार ने पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर आपको देना है, किसके अंदर काम करने जी। और वो साथ ये भी कह रहे हैं, हमने तो वो बिल्कुल अपने आगे रखा। एक तो हमने वेज कॉस्ट देखा, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा, वो शिमला के लेबर ब्यूरो से मंगाया, और दूसरा हमने सरकार क्या अफोर्ड कर सकती है उस हिसाब से किया और फिर अपना मोहर लगा क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि सरकार पहले ही अपनी कंस्ट्रेंट्स, अपनी सीमाएं बता देती हूँ? नहीं, ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने पहले ही अपनी सीमाएं बता दी? मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से पहली बार दिखाया गया। और आपको दूसरा एक और संदर्भ देखना चाहिए। पिछली जो पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2008 में, उस टाइम जो कहते थे ना इंडिया बूमिंग था, 9% रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा था, तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, तो सब तरफ से लगता था कि हम समृद्ध देश हैं और अच्छी तरह हमारी प्रगति हो रही है। इस बारी का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो ग्रोथ मतलब अच्छे दिनों में अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही थी पहले के मुकाबले। पहले रहा जी, जी। जी। तो इसके कारण भी सरकार को फिक्र थी और जज साहब ने और उनके सहयोगियों ने वो सरकार का जो संकेत था उसको ऊपर अच्छा ध्यान रखते हुए रिपोर्ट दिया। हो सकता है, मेरा कहना है कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू लेना होता है कि पहले बहुत लिबरल थे सरकार, इस बार बहुत प्रैक्टिकल होकर के वेतन आयोग भी चला और सरकार भी बहुत प्रैक्टिकल रही कि बड़ा दिल नहीं दिखाया। इसके कारण निराशा होगी जी अपने कर्मचारियों में। ये सरकार ने चाहे आज ऐतिहासिक कहा है जी कि ऐतिहासिक निर्णय लिया है,
मुझे नहीं लगता कि ये ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक नहीं बोलूँगा कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन, असंतोषता रहेगी, वो स्वाभाविक था। और अब सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अपने मन में लेना पड़ेगा कि जो निर्णय आज उन्होंने लिया है उससे चाहे उचित हो, जो फॉर्मूला उन्होंने लिया हो उसका कोई बेसिस हो, पर अपने कर्मचारियों में ये जो असंतोष है उसको किसी तरह से वो कैसे उसको काबू में करें। हमारे साथ एम के वेणु साहब भी हैं, आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। वेणु साहब, एक और भी जो आलोचना आ रही है वो ये है कि जिस आदमी को सबसे कम, कर्मचारी को सबसे कम तनख्वाह मिलती थी, उसके लिए जो रैशनलाइजेशन इंडेक्स है वो सबसे कम रखा गया, और जो आईएएस अधिकारी जिन्हें सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बड़े अधिकारी, उनके लिए वो ज़्यादा रखा गया। यानी जिसकी तनख्वाह कम थी उसकी कम बढ़ाई गई, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा थी उसकी ज़्यादा बढ़ाई गई। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये अगर सरकार ने अगर तुलना करी है प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो एक इम्बैलेंस ज़रूर ये निकलता है कि सरकार में जो ऊपर तबके के लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो सेक्रेटरी लेवल से जॉइंट सेक्रेटरी तक, उनका इन्वॉल्वमेंट्स प्राइवेट सेक्टर के अगर तुलना करें तो कम है। जिस तरह के जो काम करते हैं, जिस तरह के जो निर्णय डिसीजंस लेते हैं, और नीचे के तबके के लोग, जैसे आपके आंकड़े बताते हैं कि कोई अगर ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर अगर 25,000 लेता है तो 28,000 लेता है, तो प्राइवेट सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में 13-14 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये जो है, इसको थोड़ा सा, इस इम्बैलेंस को ये ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे पता नहीं इस अगर तुलना करी है IIM अहमदाबाद के मदद से तो ये इम्बैलेंस को उन्होंने देखा है कि नहीं। मगर मैं एक बड़ा मुद्दा आपके सामने ये उठाना चाहता हूं कि ये बात तो सही है कि पहले जो 6th पे कमीशन के टाइम बहुत बड़ा इकॉनमी 9% ग्रो कर रहा था, बहुत बूम पीरियड था, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा मिला और गवर्नमेंट में भी ज़्यादा मिला। मगर पिछले अगर आप 6-7 साल में देखें तो प्राइवेट सेक्टर सैलरीज केवल, आप अगर थोड़ा अध्ययन करेंगे तो इन्फ्लेशन को कवर करता है सिर्फ, उससे ज़्यादा सालाना 10% से ज़्यादा 8 या 10% एवरेज है। और सरकारी मुलाजिम अगर ज़्यादा मांग रहे हैं तो फिर इम्बैलेंस होगा। और एक और बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, कई जो हैं वो सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जिनका कोई परमानेंट वो नहीं है, उनको डेली वेज बेसिस पे करते हैं। जिस तरह आप अगर सड़क बन रहा है, सरकार सड़क बना रही है 27 किलोमीटर दिन के, तो इसमें कितने सारे कितने मुलाजिम, जो लेबर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी मुलाजिम को कम मिले, मगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मुलाजिम है उनको, सरकार के खासकर, अपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनकी बहुत हालत खराब है मेरे हिसाब से, और उनको तो डीए भी नहीं मिलता, इन्फ्लेशन भी नहीं कवर होता उनका। तो कम से कम सरकारियों को तो डीए, हर साल डीए मिलता है, इन्फ्लेशन तो कवर होता है उनका। जी, निजी क्षेत्र से तुलना होनी चाहिए, और खासतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जो एम.के. वेणु बोल रहे हैं, असंगठित क्षेत्र से, जिस पर 90% लोग काम कर सकते हैं। शुभमय, आपको क्या लगता है, इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है या सबसे बड़ी खूबी क्या है 7वें वेतन आयोग की? आप इससे कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं? सुशील, मैं गौर से सबका कमेंट सुन रहा था, और मुझे ये लग रहा है कि 7वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा जो इशू, जो डिबेट नहीं हुआ है, वो है कि पे एक तरफ है, दूसरी तरफ होता है हर पे कमीशन कुछ साझा बदलाव लाने की बात करते हैं गवर्नमेंट के और उनके एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप में, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं। दुख की बात यह है कि इस बारी हर मसले पर, जिस पर 7वें वेतन आयोग ने आलोचना किया था, हर इशू पर किसी न किसी मेंबर का डिसेंट होने की वजह से एक भी मुद्दा उनमें से अमल में नहीं लाया जा सकेगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक वीकनेस है, जिसको जो इंटर सर्विसेज जो डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे और भी जो वजह है, उसके वजह से
जो मूलभूत बदलाव लाने की जो बात थी वो बिल्कुल ही नहीं किया गया है, वो उसको अलग रखा जा रहा है। सिर्फ जिस चीज़ पे आलोचना हो रही है वो है कि किसको कितना वेतन आगे मिलेगा। और ये जैसे आपने जयंत जी से सुना, जयंत का कहना है सही है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था उससे कम है। शिवनारायण मिश्रा जी कह रहे हैं कि रेलवेज़ को के तरफ से उन्होंने 18,000 रुपये का के बदले में 26,000 मांगे थे। उधर जस्टिस माथुर कह रहे हैं कि भाई हम उतना देंगे तो हम सरकार कहाँ से दे पाएगी। ये मुद्दे एक जिसे कहते हैं बेसिक चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि असली मुद्दा है सरकार और उसके एम्प्लॉयज़ में प्रोडक्टिविटी की जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही इस बारी के वेतन आयोग के जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशों में होने के बावजूद नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। दूसरा चीज़ है वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन इसके बाद स्टेट्स अपने आप टेक ओवर करेंगे। ये एक और दबाव हर बनेगा स्टेट में सभी इसका राज्यों इम्पैक्ट आएगा और इस लेने की वजह से करीब करीब अभी सेंटर के ऊपर इस बारी का इम्पैक्ट नेट इम्पैक्ट आएगा करीब 80,000 करोड़, लेकिन जो स्टेट्स जो इनको लेंगे उससे स्टेट फाइनेंसेस को इंक्लूड करके करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का इफेक्ट आएगा। और ये काफ़ी बड़ा चीज़ है। अगर अब उनके अभी हाल ही में आरबीआई का आंकड़ा निकला है स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट का, और उसमें देखेंगे कि सारे स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा बहुत स्लिपेजेस हो रहे हैं। तो उस माहौल में, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर स्टेट्स, और निश्चित उनको करना पड़ेगा 7.5वें वेतन आयोग के तुलना के हिसाब से उनको भी बदलना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी, तो ये जो एक प्रेशर आएगा, ये दोनों चीज़ें एक तरफ जो स्टेट जो वेतन आयोग और की जो एक जो रिकमेंडेशन है कि स्टेट की एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए, बहुत सारे जो स्लिपेजेस हुए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहे हैं उनको देखा नहीं जा रहा है। और साथ में जो स्टेट के ऊपर जो इफेक्ट आएंगे वो चीज़ को खासकर इस वक्त उदय आएगा। बहुत सारी चीज़ें और दूसरे हैं जिस पर स्टेट्स इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, लेकिन उसको देखते हुए उनको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि 7वें वेतन आयोग का क्या इम्पैक्ट है।